Hello everyone, myself Dr. Mahesh Srivastava, Associate Professor in Economics, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज मैं MA सेकेंड सेम पेपर 5th यूनिट 5 के अंतर्गत औद्योगिक संघर्ष या विवाद पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसे मैंने कई भागों में बांटा है, जैसे इससे आशय, इसके कारण, इसके परिणाम, सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या हो सकता है, इन सभी बातों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। औद्योगिक संघर्ष या विवाद, आइए इससे हम आशय देखें। औद्योगिक संघर्ष आज पूरे विश्व में तीव्र औद्योगिकरण की दिशा में एक प्रमुख बाधा है। अतः औद्योगिक संपन्नता के लिए सेवा योजकों और श्रमिकों के मध्य सदैव सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण संबंध रहना आवश्यक है। कोई भी उद्योग बुरे औद्योगिक संबंध के अंतर्गत पनप नहीं सकता। औद्योगिक संघर्ष से तात्पर्य सेवा योजकों और श्रमिकों के बीच होने वाले मतभेदों से है, जिनके परिणाम स्वरूप हड़ताल, तालाबंदी, काम की धीमी गति तथा घेराव आदि के कारण इस प्रकार की समस्याओं का उत्पन्न होना, जिससे उत्पादन कार्य बंद हो जाता है। इससे उद्योग परिसर में अशांति कायम हो जाती है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार औद्योगिक अशांति औद्योगिक विवाद या श्रम संघर्ष का ही पर्यायवाची है। आइए हम देखते हैं औद्योगिक संघर्ष की विशेषताएं। औद्योगिक संघर्ष निम्न पक्षकारों के बीच हो सकता है। ए, सेवा योजकों एवं सेवा योजकों के बीच। बी, सेवा योजकों एवं श्रमिकों के बीच। सी, श्रमिकों एवं श्रमिकों के बीच। दूसरा, औद्योगिक संघर्ष के विषय के अंतर्गत निम्न बातें शामिल होती हैं। ए, किसी श्रमिक की नियुक्ति अथवा सेवा मुक्ति के बारे में। बी, सेवा की शर्तों के बारे में। सी, श्रम एवं कार्य की दशाओं के बारे में। तीसरा, श्रम संघर्ष को लिखित रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। चौथा, पक्षकारों को आमने सामने होना आवश्यक है। पांचवा है, पक्षकारों का इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित होता है। छठवां, औद्योगिक संघर्ष भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भी किया जा सकता है। सातवां और अंतिम, औद्योगिक संघर्ष उद्योग में अव्यवस्था के कारण भी संभव है। ये इसके विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं औद्योगिक संघर्ष के स्वरूप। औद्योगिक संघर्ष निर्मित करने के लिए जहां श्रमिकों द्वारा हड़ताल की जाती है, वहीं सेवा योजकों द्वारा भी तालाबंदी की कार्रवाई की जाती है। इन दोनों परिस्थितियों में औद्योगिक उत्पादन बाधित होता है, उत्पादन बंद हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि श्रमिकों द्वारा हड़ताल की तकनीक अपनाई जाती है। अब देखिए हड़ताल क्या होता है। हड़ताल के अंतर्गत श्रमिकों द्वारा अस्थायी रूप से कार्य बंद करना है। इसका उद्देश्य श्रमिकों द्वारा अपना पक्ष को प्रबंधन के सामने रखना अथवा अपनी किन्हीं मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालना होता है। इसमें श्रमिकों द्वारा धीमे काम करो, नियमानुसार हड़ताल, भूख हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल एवं घेराव करना आदि प्रमुख कार्रवाई की जाती है। दूसरा पक्ष सेवा योजकों का है। यह भी तालाबंदी करके इसे प्रभावित कर सकता है। इसके अंतर्गत कार्यस्थल पर ताला लगा देना अथवा कार्य स्थगित कर देना आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। इसका प्रयोग वह संघर्ष निपटारा करने के सभी प्रयासों के सफल हो जाने पर करता है। यह श्रमिकों की मांग को मनाने में
असमर्थता प्रकट करने के लिए भी की जाती है, अर्थात यह कार्यवाही सेवा योजकों द्वारा की जाती है। अब देखते हैं कि औद्योगिक संघर्ष के कौन कौन से कारण हैं। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। ए, आर्थिक कारण। इसमें पहला बिंदु है श्रमिकों द्वारा अधिक मजदूरी की मांग करना, अर्थात जब कीमतें बढ़ती है तो मजदूर अधिक मजदूरी की मांग करने लगता है, और जब यह पूरा नहीं होता है तो वे हड़ताल आदि करने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरा, उद्योगों को होने वाले लाभ में से कभी कभी श्रमिक लाभांश अथवा बोनस की भी मांग करते हैं, यह भी एक कारण है। तीसरा, कार्य करने की दशा में सुधार की मांग करना। श्रमिक कार्यस्थल पर जो अव्यवस्था होती है उसमें सुधार की मांग भी कर सकते हैं, और इस हेतु भी वे हड़ताल कर सकते हैं। चौथा, दोषपूर्ण श्रमिकों की भर्ती का विरोध करना। कभी कभी प्रबंधन द्वारा श्रमिकों की दोषपूर्ण भर्ती की जाती है, जिसका विरोध श्रमिकों द्वारा किया जाता है। पांचवा है कार्य के घंटे एवं अन्य सुविधाओं की मांग करना। ऐसा होता है कि कार्य के घंटे को कमी करना या अन्य जो सुविधाएं हैं महिला श्रमिकों के लिए, तो इनकी मांग भी श्रमिक कर सकते हैं, और अपनी मांग को मनवाने के लिए वे हड़ताल आदि का सहारा ले सकते हैं। बी पॉइंट है प्रबंधकीय कारण। इसमें प्रबंधक पक्ष की ओर जानने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है श्रम एवं पूंजी का पारस्परिक संबंध होना, पारस्परिक संबंध खराब होना। दूसरा है कारखाने में विवेकीकरण लागू होने से श्रमिकों की छटनी का विरोध करना। प्रायः ऐसा होता है कि अगर कारखाने में आधुनिकीकरण लागू की जाए, जिसमें अधिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, और मशीनों का उपयोग करने से मजदूरों की छटनी की जाती है, तो इसका भी श्रमिकों द्वारा विरोध किया जाता है, और इसकी वजह से वो स्ट्राइक करते हैं। तीसरे पक्ष द्वारा श्रमिकों को भड़काया जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ राजनीतिक नेता जो अपने स्वार्थ के लिए श्रमिकों को भड़काते हैं, और फिर श्रमिकों द्वारा हड़ताल की जाती है। चौथा है प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों से दुर्व्यवहार करना। कभी कभी ऐसा होता है किसी कारखाने के प्रबंधक या मिल मालिक द्वारा श्रमिकों अथवा श्रमिक से दुर्व्यवहार किया गया हो, तो उसके विरोध परिणाम स्वरूप श्रमिक हड़ताल करने को विवश होते हैं। पांचवा, जब श्रमिकों को धार्मिक अथवा सामाजिक अवसरों पर प्रबंधन द्वारा अवकाश नहीं दी जाती, तो भी वे हड़ताल करने को बाध्य हो जाते हैं। अब आइए सी पॉइंट है राजनीतिक कारण। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में अभी भी अधिकांश श्रमिक अशिक्षित होते हैं, अतः कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु इन्हें बड़ी आसानी से भड़का कर इनका दुरुपयोग करते हैं। इसकी वजह से वे स्ट्राइक करने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये इनके कारण हैं। अब आइए हम देखते हैं कि औद्योगिक संघर्ष के परिणाम। औद्योगिक संघर्ष का सीधा परिणाम हड़ताल या तालाबंदी होता है, जिससे उत्पादकों, श्रमिकों व राष्ट्र सभी को हानि होती है। आइए हम देखते हैं कि यह हानि किस प्रकार होती है। ए पॉइंट है उत्पादकों को हानि। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है कारखाना बंद होने से उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, यदि हड़ताल आदि होते हैं तो काम बंद हो जाता है, और काम बंद होने से उत्पादन भी ठप हो जाती है। दूसरा है कारखाने में अनुशासन व्यवस्था का अस्त व्यस्त हो जाना। जब हड़ताल आदि किए जाते हैं तो कानून व्यवस्था चरमरा जाती है और वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तीसरा,
श्रम एवं पूंजी के बीच की खाई और बढ़ जाती है। इससे श्रमिकों और पूंजीपति के बीच की जो खाई है, मनमुटाव है, वो और गहरा हो जाता है। चौथा, कारखाने में व्यय बढ़ जाती है, जैसे भवन किराया, पूंजी पर ब्याज, कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल। अर्थात जहाँ पर काम बंद होता है और उत्पादन प्रभावित होता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यय हैं जिसे मिल मालिक को अवश्य वहन करना पड़ता है, इनमें ये व्यय शामिल हैं। तो ये हुए सेवा योजकों को हानि। अब बी पॉइंट है श्रमिकों को हानि। औद्योगिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप काम बंद होने से श्रमिकों को, पहला, वे अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि काम बंद हो जाता है। दूसरा, उनकी नियमित आय बंद हो जाती है क्योंकि वो काम में नहीं जाते हैं, अतः उनको आय की प्राप्ति नहीं होती। तीसरा, वह तनाव में रहते हैं क्योंकि वे बेरोजगार हो जाते हैं, इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा, आय के अभाव में वह चोरी, वेश्यावृत्ति आदि असामाजिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। जब वह बेरोजगार होता है, उसके पास राशि का अभाव होता है और वे आय प्राप्त करने के लिए अनेक असामाजिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। अब आइए, तीसरा पक्ष है राष्ट्र एवं समाज को हानि। देखिए इससे हानि कैसे होती है। औद्योगिक संघर्ष से देश में उत्पादन कम होने से वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, औद्योगिक संघर्ष के समय जब काम रुक जाता है, उत्पादन कम हो जाता है, इसमें अनेक वस्तुएं, कभी कभी आवश्यक वस्तुएं भी की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे चोर बाजारी, काला बाजारी आदि सामाजिक बुराइयां जन्म लेती हैं तथा सामाजिक वातावरण इससे दूषित हो जाता है। अब हम इस प्रकार कहा जा सकता है कि औद्योगिक संघर्ष से सेवा योजकों, श्रमिकों एवं समाज तीनों को इससे हानि होती है। इसे रोकने के लिए यद्यपि भारत सरकार आज़ादी के पहले से ही प्रयासरत है, उसके बाद भी सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु प्रयास जारी है। उसका विवरण प्रस्तुत है। भारत में औद्योगिक संघर्ष रोकने के सरकारी प्रयास। भारत में औद्योगिक संघर्ष रोकने के लिए पहला प्रयास वर्ष 1929 में किया गया, अर्थात आज़ादी के पहले से यह प्रयास प्रारंभ है। इस अधिनियम में सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह उचित समझे तो औद्योगिक संघर्ष रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार वर्ष 1938 एवं 1946 में मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम पारित किया गया। सन 1947 में भारत सरकार ने औद्योगिक संघर्ष अधिनियम पास किया, जिसका संशोधन 1956 में हुआ। इस अधिनियम में औद्योगिक संघर्ष सुलझाने के लिए निम्नलिखित 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला, कारखाना समिति का निर्माण। कारखाने में औद्योगिक संघर्ष रोकने के लिए कारखाना समिति बनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें सेवा योजक एवं श्रमिक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दूसरा, समझौता अधिकारी। सरकार द्वारा नियुक्त समझौता अधिकारी सेवा योजक एवं श्रमिक दोनों पक्षों को एकत्र कर झगड़े का निपटारा करने का प्रयास करते हैं, ताकि कारखाने में औद्योगिक शांति निर्मित रहे। तीसरा,
सुलह मंडल का निर्माण। सरकार द्वारा ऐसे कारखानों में सुलह मंडल स्थापित किया गया है जिसमें एक चेयरमैन और 2 से 4 सदस्यगण होते हैं जो विवादों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। चौथा, जांच न्यायालय। जब कोई औद्योगिक संघर्ष समझौता अधिकारी एवं सुलह मंडल द्वारा नहीं निपटाया जा सकता तो उसे जांच न्यायालय भेज दिया जाता है। पांचवा, संघर्ष न्यायालय श्रम न्यायालय। सरकार किसी विशेष औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए श्रम न्यायालय की नियुक्ति भी कर सकती है। छठवां, औद्योगिक न्यायालय। इसका गठन भी सरकार द्वारा किसी विशेष औद्योगिक विवादों पर निर्णय देने के लिए कर सकती है। सातवां, राष्ट्रीय न्यायालय। इसका कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय महत्व के मामले या ऐसे मामले जो एक से अधिक राज्यों से संबंधित होते हैं वहाँ ये लागू होते हैं। आठवां और अंतिम बिंदु है पंच निर्णय। इसके अंतर्गत किसी भी औद्योगिक संघर्ष के निपटारे हेतु सरकार द्वारा 5 व्यक्तियों की टीम का गठन किया जाता है जिसमें सेवायोजक, श्रमिक एवं सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संघर्ष सेवायोजक, श्रमिकों एवं समाज या सरकार किसी के पक्ष के हित में नहीं है और इससे सभी पक्षों को अंततः हानि होती है। अतः इसे रोकना आवश्यक है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि सरकार द्वारा इसे सुलझाने के लिए पिछले दिनों अनेक अधिनियम पारित किए गए, अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन नियमों और अधिनियमों को कड़ाई से पालन किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह विषय या टॉपिक की जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद। थैंक यू।